दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है BSF RO एंड RM की जो क्या है 20 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है, आपके पास 20 डेज़ का समय बचा है। इसलिए आपका जो टाइम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके जो BSF RO एंड RM में जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, 40 यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो बीच में छोड़कर नहीं जानी है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप वीडियो को एक बार दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जोशीला कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए, जय हिंद का कमेंट बॉक्स में नारा टाइप हो जाना चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक 100 मेगा हर्ट्ज, ये एच का मतलब क्या होता है, हेनरी। तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू दे रखी है प्रेरकत्व की, वो क्या दे रखी है, 100 मेगा हेनरी। क्या दे रखी है, 100 मेगा हेनरी। तो अपन मेगा को अपन हेनरी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10⁻³ से। तो 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। धारा की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर। इसके चुंबकीय क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा होगी, एनर्जी, वो उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यू की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अपन यहाँ से इसको इरेज करते हैं। जो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 Li² होता है। क्या होता है, 1/2 Li²। किसके कारण, प्रेरकत्व के कारण संचित ऊर्जा का मान होता है U इज इक्वल टू 1/2 Li²। इससे क्वेश्चन बनने के आपके एग्जाम में काफ़ी चांस होते हैं। तो U ऐसे कैसे रहेगा, 1/2 ऐसे कैसे। L की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ आई की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कितना भी हो। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 × 10⁻³ आया। क्या एनर्जी क्या है अपने पास, जो ऊर्जा है वो क्या है, 50 × 10⁻³ ये 10⁻³ नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10⁻³ और 10⁻³ को अपन क्या लिख सकते हैं, 1000। 10 से 10 चला जाएगा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.05 जूल। कैसे, नीचे क्या है, 2 जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या में 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 0.05 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो C ऑप्शन अपना दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। एक यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 500 मिलीमीटर तरंगदैर्घ्य, जो वेवलेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 550 मिलीमीटर दे रखी है, के प्रकाश को प्रयुक्त करके किया गया दोनों स्लिटों के जो मध्य की दूरी है, अर्थात जो अपने को क्या दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, जो अपने को कैपिटल डी दिया हुआ है वो कितना है, 1.10 मिलीमीटर। क्या दिया हुआ है, 1.10 मिलीमीटर दिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए, सॉरी ये कैपिटल डी नहीं है, यहाँ पे स्मॉल डी है। मिलीमीटर वाला जो ये है, स्लिटों के मध्य की दूरी जो होती है वो स्मॉल डी होती है, जो कैपिटल डी होती है वो क्या होती है, पर्दे की दूरी होती है। तो पर्दे की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, पर्दे की दूरी 1 मीटर दे रखी है। तो इससे अपन इसको सोल्व करते हैं। जो अपने को क्या दे रखा, अपन जानते हैं कि इसमें जो फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जिसे अपन बीटा से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 550 मिलीमीटर को अपन मीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल डी की वैल्यू 1.10 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3 से -3 चला जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद में 2 संख्या है। 10 से 10 चला जाएगा, ये 11 होगा, 11 को 55 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, 5 आएगा। 5 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, जो बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 500 मीटर। जो बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 500 मीटर। यदि 500 मीटर को आप नैनोमीटर में बदलते हो तो अपना राइट आंसर क्या आता है, डी आता है। मिलीमीटर में क्या हो जाता है, जो बीटा की वैल्यू आएगी वो 500 मीटर, इसको आप मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 0.5 मिलीमीटर आएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रेदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, इसके अनुसार क्या होता है कि एक परमाणु होता है, इसकी वर्ताकार कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या लगाता रहता है, वर्ताकार चक्कर लगाता रहता है। ये क्या करता रहता है, चक्कर लगाते 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 एंड में नाभिक में जाके क्या हो जाता है, गिर जाता है और अपनी ऊर्जा को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ये यानी नाभिक में गिर जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, परमाणु स्थायी होता है। इस कारण इसके स्थायित्व को क्या नहीं कर पाए, रेदरफोर्ड समझा नहीं पाए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को उन्होंने अस्थिर माना। क्या माना, अस्थिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, 4th नंबर क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, सौर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है। सौर ऊर्जा का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है,
भारी तत्वों के निर्माण में प्रोटोनों का संलयन होता है, या फिर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का जलन होता है, गुरुत्वीय संकुचन होता है, सूर्य में उपस्थित यूरेनियम का विखंडन होता है। जो सौर ऊर्जा का जो उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? भारी तत्वों के निर्माण में प्रोटोनों का क्या है? संलयन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है अपना 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे है। एक सेल द्वारा 2 ओम यानी रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? जो R1 रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 ओम दे रखा है। इसमें जो धारा की वैल्यू है जो I1 दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 0.9 एम्पियर दे रखी है। 0.9 एम्पियर दे रखी है। और जो दूसरा रेजिस्टेंस दे रखा है R2 वो कितना दे रखा है? 7 ओम दे रखा है। 7 ओम। और जो धारा की वैल्यू सेकंड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 0.3 एम्पियर दे रखी है। 0.3 एम्पियर दे रखी है। यहाँ से आप नोट कर लेना। तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा स्मॉल r होगा, ये ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले बताता हूँ कि जो ओम्स लॉ होता है V बराबर क्या होता है? IR होता है। लेकिन जब V बराबर क्या होता है? I कोष्टक कैपिटल R प्लस का स्मॉल r तब होता है जब अपने को आंतरिक प्रतिरोध गिवन हो। तो यहाँ से हो जाएगा, यदि V1 माने विभव को तो I1 कोष्टक क्या हो जाएगा? कैपिटल R1 प्लस का स्मॉल r हो जाएगा। V2 माने तो क्या हो जाएगा? I2 कोष्टक कैपिटल R2 प्लस का स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ पर विभव की वैल्यू क्या है? समान है। तो अपन V1 बराबर क्या करेंगे? V2 कर लेंगे। V1 बराबर V2 कर लेंगे। अर्थात I1 कोष्टक कैपिटल R1 प्लस का स्मॉल r इज इक्वल टू I2 कोष्टक कैपिटल R2 प्लस का स्मॉल r कर लेंगे। यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.9 एम्पियर दे रखी है। R1 की वैल्यू 2 दे रखी है प्लस का स्मॉल r इज इक्वल टू I2 की वैल्यू 0.3 दे रखी है। कैपिटल R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 ओम प्लस का स्मॉल r हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। 3 3 जो क्या होता है? 9 होता है। 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस का 3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस का r। इसको अगली स्क्रीन पे लिखते हैं अपन। 6 प्लस अपने पास जो आया उसको लिखते हैं। जो अपने पास आया 6 प्लस 3r इज इक्वल टू 7 प्लस r। 7 प्लस r। तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे, यानी इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, अर्थात 3r माइनस r इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो यहाँ पर 2r इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। तो r इज इक्वल टू यानी रेजिस्टेंस आएगा आंतरिक प्रतिरोध, वो कितना आएगा? 1/2 ओम आएगा। तो 1/2 ओम को अपन क्या लिख सकते हैं? r स्मॉल r जो आएगा वो 1/2 ओम अर्थात 0.5 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा। 0.5 ओम जो अपना ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता अधिकतम होती है इसका जो कारण है ये क्या है? इसका जो कारण होता है वो क्या होता है? क्यों होती है इसकी जो दक्षता अधिकतम होती है? क्योंकि वह अधिकतम वोल्टता उत्पन्न करता है। ट्रांसफॉर्मर का एक भी भाग गति में नहीं रहता है, वह अधिकतम धारा उत्पन्न करता है। यदि ट्रांसफॉर्मर का एक भी भाग गतिशील में नहीं रहता तो उसमें ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, यह आपको पता है। इसके कारण क्या होती है? उसकी दक्षता जो होती है वो सबसे अधिकतम होती है। क्या होती है? सबसे अधिकतम होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताता हूँ, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? एसी वोल्टेज होती है, उसको अप व डाउन यानी उसको ज़्यादा व कम करने का कार्य होता है। इसका जो कार्य होता है क्या होता है? एसी वोल्टेज को कम व ज़्यादा करता है। ये आपका बीएसएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आपके पास पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, जिसे भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको यहाँ की जो PDF होती है आंसर सहित यह आपको मिल जाती है, और जो हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो इनसे जल्दी से आप इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर का, वो अपनी स्क्रीन पे है। एक घड़ी में जो वास्तविक समय है वो क्या है? 3:25 है। जब इसे समतल दर्पण में देखा जाए तब समय क्या दिखेगा? वास्तविक समय कितना देर का है? 3:25 यानी 3:25 दे रखा है। अपन जानते हैं कि जो घड़ी होती है वो एक चक्कर अपना जो घड़ी होती है वो अपना एक चक्कर 12 घंटे में पूरा कर लेती है, 12 हावर्स में पूरा कर लेती है, अर्थात 11 घंटे और 60 मिनट में पूरा कर लेती है। 11 हावर और 60 मिनट में पूरा कर लेती है, 60 मिनट में पूरा कर लेती है। इसको अपन माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और 25 में से यानी 25 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 बज के कितने मिनट हो जाएंगे? 35। 8 बज के 35 जो आभासी जो समय होगा, यानी जो समतल दर्पण में जो समय दिखेगा वो क्या होगा? 8 बज के, यानी 8 बज के 35 यानी 8 बज के 35 मिनट हो जाएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपके रीजनिंग में भी ऐसी क्वेश्चन आती है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, डायनामो की जो करोड़ होती है वो पठलित इसलिए होती है ताकि, ये पटलित क्यों होती है यानी इसका कारण बताना है। जो डायनेमो होती है, सबसे पहले जो डायनेमो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपको बताना है कमेंट में। लेकिन जो विद्युत मोटर होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो विद्युत मोटर होती है, जो पानी वाली जो मोटर होती है विद्युत मोटर, ये क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है यानी कार्य में बदलती है, मैकेनिकल में बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो अपना क्वेश्चन तक क्या था, डायनेमो की जो करोड़ होती है वो किस लिए पटलित होती है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए इसलिए होती है, करोड़ में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा ह्रास कम हो इसलिए होती है, करोड़ में उपस्थित चुंबकत्व घट जाए इसलिए होती है। तो आपको बता दूं, जो भंवर धाराओं के कारण जो ऊर्जा ह्रास होता है वो कम हो इसलिए डायनेमो की जो करोड़ होती है वो क्या होती है, पतलित होती है। क्या होती है, पतली नहीं होगा यहाँ पर, पटलित होती है। पटलित यानी घुमावदार होती है, यानी उन पे जो लिपटी हुई होती है, ऐसे लिपटी हुई होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कुंडलीनुमा रूप में क्या होती है, पटलित होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक किससे प्राप्त होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त होते हैं आपको बताना है। सबसे पहले जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो क्या होती है, होल होते हैं। क्या होते हैं, होल होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होल होते हैं। लेकिन इनका जो निर्माण होता है ये किसके कारण होता है, जब एसआई में, एसआई का मतलब होता है सिलिकॉन, एएस का मतलब होता है आर्सेनिक, जब सिलिकॉन में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है, जब सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है। सी क्या है, जब जर्मेनियम में बोरोन की अशुद्धि मिलाई जाती है। डी क्या है, जब जर्मेनियम में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो दो ऑप्शन इसके राइट है, बी व सी, लेकिन आंसर अपने को नीचे वाले ऑप्शंस में बताना है। ए व बी सही है, ए व स सही है, बी व यानी ब व स सही है, ए व द सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में इसका जो न्यूमेरिकल भी आ चुका है, इसलिए बीएसएफ के लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये बीएसएफ का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट वीआईपी लगा लेना है। जो टी डिग्री सेंटीग्रेड यानी टीएससी एसआई की जगह आप सी लिख लेना, टी डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो संबंध होता है प्रतिरोधक का वो क्या होता है, आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नोट कोष्टक 1 प्लस एल्फा टी क्या होता है, 1 प्लस एल्फा टी होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आर के नीचे आर नोट भी लगा लेना। ये स्मॉल ए दिख रहा है, ये आपका क्या है, एल्फा है, और कैपिटल ये क्या है, स्मॉल टी है। तो ये आपको इस फॉर्मूले को नोट करना है, ऑप्शंस पे नहीं जाना, आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को नोट करना है। एक बार इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए इससे मिलता जुलता है इसलिए ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में यदि प्रकाश की तीव्रता दोगुनी कर दी जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगी। सबसे पहले जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है इसमें जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो समानुपाती किसके होती है, धारा के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा से कोई रोल नहीं होता है, इसलिए आप तीव्रता को कितनी भी गुना कीजिए गतिज ऊर्जा पे डिपेंड नहीं करती है। गतिज ऊर्जा तीव्रता पे डिपेंड नहीं होती है। तो आप तीव्रता को 2 गुना करो, 4 गुना करो, गतिज ऊर्जा नो चेंज रहेगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपरिवर्तित रहती है, जो तीव्रता हो जाएगी यानी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित रहती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति जो भट्टी के सम्मुख खड़ा है, एक व्यक्ति है, कोई आँख की भट्टी जल रही है, यानी आँख की भट्टी है, गरम गरम भट्टी है, इसका क्या है, सम्मुख खड़ा है। थोड़ी क्या है यहाँ पे, कोई व्यक्ति है, ये क्या खड़ा है, सम्मुख खड़ा है। तो ये अधिकांश उष्मा, जो मैक्सिमम उष्मा प्राप्त करता है, मैक्सिमम हीट प्राप्त करता है, ये किसके कारण करता है, विकिरण से करता है, वाष्पीकरण से करता है, संवहन से करता है, या फिर नन ऑफ दिस किसी से नहीं करता है। जो ये उष्मा प्राप्त करता है ये किससे करता है, आपको पता होना चाहिए, ये विकिरण से करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विकिरण से करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जो आपकी बीएसएफ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 न्यूटन के 2 बल है जो एक्स और वाई एक्स के दोनों तरफ लग रहे हैं, या फिर 5 न्यूटन का यहाँ पे बल लग रहा है और एक 5 न्यूटन का यहाँ पे, यानी ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है कि वो लग रहे। तो इनका जो परिणामी होगा उसका वैल्यू आपको बताना है। जो एफ नेट होगा वो क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा। तो सबसे पहले जो परिणामी बल का जो फॉर्मूला होता है वो आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ। जो होता है वो क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का
2f1 और ये f2 हो जाएगा cos फाई या फिर cos थीटा, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन इतनी इतनी चीज़ को अपन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों बल है वो क्या है, लंबवत है, अर्थात 90 डिग्री है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 0 होती है। तो यहाँ से अपन जो एफ नेट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, अपन इतना ही लिखेंगे, f1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस का f2 स्क्वायर, इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ से सोल्व करना है, तो एफ नेट ऐसे कैसे रहेगा, अंडर रूट ऑफ f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 50। यहाँ से अपन एफ नेट निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से अपन एफ नेट निकालेंगे। तो अंडर रूट 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 50 को 5 अंडर रूट 2 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अपना डी ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, ये भी आपका बीएसएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, ये आपको बताना है। जो एक फर्मी होता है इसमें कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, एक फर्मी में कितने होते हैं, 10⁻15 मीटर होते हैं, माइक्रो में कितने होते हैं, 10⁻6 मीटर होते हैं, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होते हैं, 10⁻15 मीटर होते हैं एक फर्मी में। लेकिन इसमें जो रेडियस का जो संबंध होता है, यानी इसमें एक रेडियस का जो संबंध आता है वो भी आता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या आता है आपको ऐसे बताता हूँ मैं। जो r0 होता है वो r0 बराबर r⁴ की, यानी यह क्या होता है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे से। इसको भी आपको देखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, 15 नंबर का। अपना 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यानी एक वस्तु जो समान वर्ताकार गति कर रही है, उसका किसी क्षण वेग सदिश तथा सदिश त्वरण का जो मान होगा वो क्या होगा। यानी जो कोई क्या है, सर्कुलर मोशन में एक समान वर्ताकार गति कर रही है। एक समान वर्ताकार गति करने में यह क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स काम में आता है। तो सेंट्रीपेटल क्या होता है, सेंट्रीपेटल अपने पास एक्सेलरेशन काम में आता है, जो केंद्र की तरफ लगता है AC, और केंद्र की तरफ भी क्या लगता है, FC, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो इसके स्पर्श रेखीय जो वेग काम में आता है, स्पर्श रेखीय जो टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल जो डिस्प्लेसमेंट काम में आता है, वो बिल्कुल इसको गतिशील बनाए रखता है, ये सीधे होते हैं। यानी जो वेग सदिश यानी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इनके मध्य क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अर्थात जो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है, इनके मध्य क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, ये लंबवत होते हैं। आपको बता दूं, जैसे क्या होता है कि कोई पत्थर होता है, इस पत्थर को क्या करते हैं अपन, घुमाते रहते हैं। अचानक इसकी डोरी को या फिर रस्सी को काट देते हैं, तो ये किस मोशन में यानी किस पाथ में गति करेगा, सरल रेखीय करेगा, दीर्घवृत्ताकार करेगा, अति परवलयकार करेगा, परवलयकार करेगा, या फिर वृत्ताकार करेगा। ऑप्शंस 5 है, इनमें से आपको बताना है। जो रस्सी काट देंगे तो जो पत्थर होगा वो घूमते घूमते कौन से पथ में गति करेगा, वो लीनियर मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि पत्थर के केंद्र पे तो AC त्वरण लगता है और अभिकेंद्रीय बल यानी FC लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन जो उसको गतिशील बनाने के लिए एक और काम में आता है घटक, वो क्या होता है, VT, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है वो भी लगता है। तो पत्थर की रस्सी काटने पर क्या करता है, ये इसे लीनियर मोशन में गति कराता है, यानी सीधी रेखा में सरल रेखीय पथ में गतिमान रखता है। किसके कारण, टेंजेंशियल वेलोसिटी के कारण। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो वर्तीय गति होती है एक समान, इसमें दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो अपना आंसर होगा वो, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा C, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो राइट आंसर C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जो +2D का चश्मा पहनता है, जो एक व्यक्ति है वो क्या करता है, +2D का चश्मा पहनता है। सबसे पहले जो कैपिटल D होता है वो किसका मात्रक होता है, इसको डायोप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायोप्टर बोला जाता है। ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, P से डिनोट होती है। P = 1/f होता है। आपको पता होना चाहिए जो f होती है फोकस दूरी, वो मीटर में होती है। तब जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = क्या होता है, 1/f, जब f किस में है, मीटर में है। लेकिन जब f सेंटीमीटर में होती है तो 100/f होता है। क्या होता है, 100/f होता है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। जो उत्तल लेंस होता है एक क्या होता है, अवतल लेंस होता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, +2D का चश्मा पहनता है तो ये किस रोग से पीड़ित है, ये निकट दृष्टि दोष से, दूर दृष्टि दोष से, जरा दृष्टि दोष से। सबसे पहले जो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, मायोपिया। जो दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको कभी एग्जाम में इन दोनों का नाम भी दिया हुआ होता है, तो इसलिए आपको इसको देखना है।
जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष या फिर हाइप्रोमेट्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे क्या है, सत्य कथन बताइए। समांतर जो सत्य कथन बताना है वो किसके लिए बताना है, ये भी देखिए आप। सत्य कथन बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पे क्या होता है। अर्थात जो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं इनके जो प्लेटों के बीच के अपन क्या करेंगे, दूरी को बढ़ाएंगे। ये क्या है, समांतर प्लेट क्या है, संधारित्र है। इनके बीच में प्लस 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 माइनस 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 होता है। इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है वो ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है, क्यू अपोन में ए होती है। क्या होती है, क्यू अपोन में ए। तो अपन इसको यानी सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो जो क्या आएगा वो आएगा क्यू अपोन में ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र डिपेंड नहीं हो रहा है स्मॉल डी पे, बीच की दूरी पे डिपेंड नहीं होता है, ये आवेश पे, एरिया पे और एप्सिलॉन नॉट यानी परावैद्युतांक पे डिपेंड होता है। यहाँ पर स्मॉल डी की कहीं भी चर्चा नहीं होती है इस क्वेश्चन के यानी फॉर्मूले में। तो आपको बता दूं कि जो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो डिपेंड ही नहीं करेगी इसकी दूरी बढ़ने पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी होगी वह तीव्रता पर क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, नो चेंज रहेगी, इसका कोई मान परिवर्तित नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, ये आपका थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन की जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी। सबसे पहले जो फोटोन की जो आवृत्ति होती है, फोटोन की सबसे पहले जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ई इक्वल टू एच न्यू होती है। ये थोड़ा न्यू बोलते हैं इसको, जो क्या होती है अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, इसको फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। जो एच क्या है, प्लांक कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है, जूल इंटू सेकेंड। तो यहाँ से अपने को न्यू की आवृत्ति की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ई अपॉन एच हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सबसे पहले जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 होती है। जैसे अपन को न्यू ज्ञात करना है तो ई की वैल्यू क्या है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अपन लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन में क्या लिखेंगे एच। तो एच कितना है 6.6 इंटू 10⁻34। अपन इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, पहले पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो अपन इसको अप्रोक्सीमेट सोल्व करते हैं। जैसे 16 की जो टेबल होती है यानी 16 की टेबल, उसमें 66 के आसपास वैल्यू कितनी आती है 64 आती है। वो कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार डिवाइड होगा। 16 चौक 64 होता है तो 4 बच जाएगा। अब 4 से अपन डिवाइड करेंगे 100 को, वो कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा। 25 चौके 100 होता है 25, 4 क्या होता है 100 होता है। ये पॉइंट वाली जो नीचे वाली संख्या है 10⁻−34 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी। तो ये 25 मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, यहाँ से जो न्यू आवृत्ति होगी वो क्या हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई 10⁻−19 और नीचे पर -34 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +34 हो जाएगा। यहाँ से जो न्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25 मल्टीप्लाई 10⁻15 आएगी। क्या आएगी 10⁻15 आएगी। अब अपन एक पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी पॉइंट 10 की पावर में, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, जो अपना सी ऑप्शन दिख रहा है। अर्थात यानी जो ऑप्शन में अपना 2.5 आया क्योंकि अपन ने 66 को यानी 66 को अपन ने 64 के अप्रोक्स माना था, लेकिन जो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है 2.42, लेकिन जो अपना 2.5 आ रहा है क्योंकि अपन ने अप्रोक्स किया है तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको ऐसे अप्रोक्सीमेट करना है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि जो 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज यानी 30 मेगाहर्ट्ज की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो कौन सी होती है। इतनी आवृत्ति की जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है, व्योम तरंग संचरण में या फिर भूतरंग संचरण में आवृत्ति होती है, ये सूक्ष्म तरंग संचरण में आवृत्ति होती है, उपग्रह संचार में आवृत्ति होती है। तो ये आवृत्ति होती है ये कौन से संचरण में होती है, ये व्योम तरंग संचरण में होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, कौन से न्यूमेरिकल चाहिए आपको, कौन से न्यूमेरिकल नहीं चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ऑनलाइन स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको यहाँ की जो PDF होती है आंसर सहित मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, उससे पहले बता दूँ
जो ये क्या होती है, जो प्रतिरोध वाले तार वाले होते हैं, यानी जो तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एक तो होता है इसके लेंथ के अपोन में डी स्क्वायर के समानुपाती होता है, ये स्मॉल डी स्क्वायर है। ये कब होता है, जब प्रतिरोध के जो तार को जब खींचा नहीं जाता है, जब प्रतिरोध के तार को यानी जो तार होता है इसको यदि खींचा जाता है, इसकी त्रिज्या में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। अर्थात ऐसे बोला जाए क्वेश्चन में कि तार को खींचा जाता है, तार की त्रिज्या को परिवर्तित किया जाता है, तो वो समानुपाती होता है रेजिस्टेंस प्रतिरोध के, वो एल स्क्वायर अपॉन में डी की पावर स्मॉल डी की पावर 4 के समानुपाती होता है। लेकिन क्वेश्चन में अपन को परिवर्तन की बात कहीं नहीं बोल रहा है, तो अपन को परिवर्तन नहीं करना है कि एक समान तार है एल लंबाई का जिसका व्यास स्मॉल डी है, वो प्रतिरोध आर है। उसी पदार्थ का जो दूसरा तार है उसका व्यास कितना है, 2d है, और लंबाई क्या है, 4l है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। लेंथ को यहाँ पे कहीं परिवर्तित करने की बात नहीं की जा रही है, क्वेश्चन में बोला जाएगा तभी आपको वो पहले वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, आर समानुपाती एल अपॉन में डी स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 4l, तो 4, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2d, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 4/4 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। अर्थात जो सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस प्रतिरोध आएगा RDS वो किसके इक्वल आएगा, R के, यानी प्रतिरोध पहले वाले के इक्वल आएगा, दोनों के इक्वल प्रतिरोध होंगे, बराबर होंगे। तो जो ऑप्शन होगा वो राइट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव किस पर निर्भर नहीं करता है, आपको यह बताना है। सबसे पहले जो पीएन संधि डायोड होता है उनमें दो बायस होते हैं, अग्र बायस और पश्चिम बायस। क्या होते हैं, अग्र बायस और पश्चिम बायस होते हैं। जो अग्र बायस होता है उसमें जो विभव प्राचीर के कारण जो विभव पट्टिका होती है, यानी जो विभव रोधिका होती है, इनकी जो मोटाई घटती यहाँ पर बढ़ती है बायस के कारण। अगर बायस में जोड़ते हैं तो इनकी जो विभव प्राचीर यानी जो क्या होती है, ये दीवार होती है, ये क्या होती है, दीवार पीएन संधि डायोड की। तो ये दीवार क्या होती है, कम पतली हो जाती है, पतली हो जाती है। लेकिन जब इसे पश्चिम बायस में जोड़ा जाता है तो ये मोटी हो जाती है और अचानक जाके क्या हो जाती है, फट जाती है, या फिर इनके कारण नुकसान हो जाता है पश्चिम बायस में। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएन संधि डायोड का जो प्राचीर विभव होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पे करता है, अभिनति चाहे कोई सा भी हो बायस पे करता है, अशुद्धि पे करता है, लेकिन जो डायोड डिजाइन होती है उस पर नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जो आज का फाइनल क्वेश्चन है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए, निर्वात में प्रकाश की चाल आवर्ती पर डिपेंड नहीं होती है। यह आपका बिल्कुल सही है आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल आवर्ती पर डिपेंड होती है, रॉन्ग हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल आवर्ती एवं तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड नहीं होती है। जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो आवर्ती और तरंगदैर्घ्य दोनों पे डिपेंड नहीं होती है। लेकिन एग्जामिनर आपका जो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, आवर्ती पे डिपेंड नहीं होती है। लेकिन आपका जो सी क्या है वो अधिक सूटेबल है, अधिक अच्छा आंसर है, क्योंकि उसमें आवर्ती और तरंगदैर्घ्य दोनों के बारे में बता रहा है। तो ए भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा अपना, सी इसका ज़्यादा सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आज का सेशन यानी जो आज के क्वेश्चन का जो टास्क था वो अपना कंप्लीट होता है, यानी जो +22 यानी 22 यानी क्वेश्चन का टास्क था वो कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी किए हैं, थ्योरी टाइप भी क्वेश्चन किया है, क्योंकि अपनी जो बीएसएफ की एग्जाम है उनमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दबा के, वीडियो को शेयर कीजिए कमेंट करके। तो आपको बताना है कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको ऐसे भी बताना है कि हमें ऐसी वीडियो चाहिए सर। और आपको जीके क्लासें भी चाहिए तो ये भी बताना है। मैथ की क्लासें आपकी चल रही है, अभी नहीं चली है, तो आपकी मैथ की क्लासें रोजाना लगने लग जाएगी 1 नवंबर से। क्या लग जाएंगी 1 नवंबर से आपकी मैथ की क्लासें लगने लग जाएगी। आपको मैथ्स की क्लासें चाहिए तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।